गुड मॉर्निंग। आज अपन ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस का अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अभी तक अपने इंट्रोडक्टरी पार्ट उसका कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। आज है अपने पास में अगला टॉपिक थोरेसिक केज और रिब केज। लेकिन उसके पहले अपन क्या करेंगे, एक लंग्स की लोकेशन का एक आइडिया ले लेंगे, ठीक है। तो दो पार्ट्स में अपना बॉडी को डिवाइड करता है बीच में, जैसे ये है बीच में डायफ्राम, ठीक है। डायफ्राम ये बीच में अपनी बॉडी को टू पार्ट्स में डिवाइड करेगा, अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट। तो अपर पार्ट को अपन बोलेंगे थॉरेक्स, यानी थोरेसिक कैविटी, और लोअर पार्ट को अपन ने क्या कहा, एब्डोमिनल कैविटी। मीन्स अपने लंग्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, लंग्स प्रेजेंट इन थोरेसिक कैविटी। एंड एब्डोमिनल कैविटी में हमारा एब्डोमेन प्रेजेंट होगा। ओके, तो ये अपर पार्ट और लोअर पार्ट को कौन डिवाइड कर रहा है बॉडी में, अपना डायफ्राम। ये क्या है बीच में, डायफ्राम। और लंग्स की, जो अपन मेनली रेस्पिरेशन में पढ़ रहे हैं, तो लंग्स की लोकेशन कहाँ आ गई, थोरेसिक कैविटी में। ओके, नेक्स्ट अब अपन लंग्स का पूरा डायग्राम देखेंगे। ठीक है, ज्यादा ब्रॉड हो गया, इससे अपन फिर से ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, इसे थोड़ा सा स्ट्रेट बनाएंगे। ओके, और ये है लेफ्ट लंग। राइट और लेफ्ट लंग में यही डिफरेंस है कि लेफ्ट लंग में क्या होता है, ये एक कार्डियक नॉच आ जाती है, ठीक है। कार्डियक नॉच नाम से समझ आ रहा है, कार्डियक से कि यहाँ क्या है, हार्ट जो थोड़ा टिल्टेड होके प्रेजेंट होता है, किधर, लेफ्ट लंग की साइड में। तो ये क्या आ गया अपना, हार्ट। और इसीलिए इसे कह दिया कार्डियक नॉच। लंग्स कैसे थे, कल की क्लास में अपन ने पढ़ा है, लंग्स है अपने डबल मेम्ब्रेन, ठीक है, टू लेयर्स इनमें। तो ये हो जाएगी इसकी इनर लेयर और आउटर लेयर। कल की क्लास में हमने देखा था इनर लेयर और आउटर लेयर। तो आउटर लेयर को क्या नाम दिया था, आउटर लेयर ऑफ लंग,
इसे नाम दिया था आउटर प्लूरा। और इनर लेयर को क्या नाम दिया था? इनर लेयर ऑफ लंग। इनर विसरल। ओके, ये पूरी है क्या? ये है थोरेसिक कैविटी, जिसमें क्या है अपने लंग्स, और ये हो गई अपनी चेस्ट वॉल जो इसे बाहर से कवर कर रही है। ये हो गया अपना राइट लंग एंड दिस वन लेफ्ट लंग। राइट लंग एंड लेफ्ट लंग, दोनों के बीच में कल ही बताया है, दोनों हार्ट, दोनों लंग्स के बीच की लेयर्स में क्या प्रेजेंट है? ये फ्लूइड। और इस फ्लूइड का क्या नाम था? इसका फंक्शन क्या था? फ्लूइड बिटवीन both layers of lung। इसका फंक्शन था टू रिड्यूस फ्रिक्शन। अगर कोई फ्रिक्शन, कोई शॉक अगर लंग्स पे लगे तो उसे रिड्यूस करने के लिए ये फ्लूइड काम में आता है। ओके, अभी तक लंग्स का इतना डायग्राम क्लियर है। इसके बाद में अभी अपन ने क्या बनाया था कि एब्डोमिनल कैविटी और थोरेसिक कैविटी को कौन अलग कर रहा है? अपना डायफ्राम। तो ये क्या है? डायफ्राम। ये आ गया अपना डायफ्राम जो अपर कैविटी एंड लोअर कैविटी में डिफरेंस क्रिएट कर रहा है। उसके बाद है अपना लिवर। ये आ गया अपना लिवर। लिवर प्रेजेंट होता है बिलो द राइट लंग, इसीलिए राइट लंग की जो लोकेशन होती है वो होती है लोकेशन स्लाइटली अबव देन लेफ्ट लंग। लेफ्ट लंग के कंपैरिजन में अगर अपन देखें तो इसे अपन ने थोड़ा सा ऊपर बनाया है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लिवर। लिवर यहाँ प्रेजेंट होता है, इसकी वजह से राइट लंग थोड़ा सा ऊपर प्रेजेंट होता है और लेफ्ट लंग थोड़ा सा नीचे की साइड प्रेजेंट होता है। इसके अलावा लेफ्ट लंग में और राइट लंग में क्या डिफरेंस दिख रहा है अपन को? ये कार्डियक नॉच। इसे क्या नाम दिया है? कार्डियक नॉच। कार्डियो नॉच, क्योंकि यहाँ क्या प्रेजेंट है? हार्ट। ओके, उसके बाद में लंग्स में भी डिवीजन होते हैं। इसमें होते हैं दो डिवीजन जो इसे तीन पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, और इसमें है अपने पास टू सिंगल डिवीजन जो इसे टू पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, और इसमें फर्स्ट एंड सेकंड ओनली। जो ये बीच में डिविजन्स बन रहे हैं इन्हें क्या कहा है? इन्हें कहते हैं फिशर। फिशर। और इन डिविजन से जो बन रहे हैं इसे कहते हैं लोब्स। फिशर एंड लोब्स। यहाँ देख लो, लेफ्ट लंग हैज
ओनली सिंगल ऑब्लिक, जो ऐसे इस डायरेक्शन में जा रहा है इसे कहते हैं ऑब्लिक, हैज सिंगल ऑब्लिक फिशर। ड्यू टू विच लेफ्ट लंग हैज two lobes, which names superior lobe and inferior lobe. ओके, उसके बाद में राइट लंग के लिए लिखेंगे, पहले इतना कंप्लीट कर लो आप लोग। उसके बाद राइट लंग में क्या होगा चेंज सर? राइट लंग हैज टू fissures, oblique fissure and one horizontal fissure, due to which right lung has three lobes, three lobes बनेंगे। इसे बोलेंगे superior lobe, इसे बोलेंगे मिडल लोब और इंफीरियर लोब। ठीक है, इसमें टू लोब्स है, सुपीरियर लोब एंड इंफीरियर लोब। तो ये अभी यहाँ पे लिखवाती हूँ, इतना कंप्लीट करो आप। ओके, अब यहाँ लिखेंगे राइट लंग हैज two fissures, one oblique fissure and second one and other is horizontal fissure. Namely, which creates three lobes, which creates three lobes, namely first one superior lobe, second one middle lobe and third one inferior lobe. ओके, इतना समझ आया? अब अपन देखेंगे थोरेसिक केज की बात चल रही है यहाँ, ठीक है। तो क्या होता है, ये होता है अपना स्टर्नम और इधर होती है अपनी वर्टिब्री कॉलम। स्टर्नम ओके और वर्टिब्री कॉलम, वर्टिब्री कॉलम, और यहाँ प्रेजेंट होती हैं रिब्स। ओके, ये हो गई रिब्स। अब इनकी लोकेशन अगर देखें, स्टर्नम कहाँ प्रेजेंट है? मिड वेंट्रल साइड, वेंट्रली प्रेजेंट होता है मिड वेंट्रल साइड। और वर्टिब्री कॉलम कहाँ होती है? अपने डॉर्सल साइड में, और वेंट्रल साइड में अपना स्टर्नम। तो मिड वेंट्रल साइड में स्टर्नम है और वर्टिब्री कॉलम में मिड डॉर्सल साइड, मिड डॉर्सल साइड। एंड रिब्स कहाँ है? लेटरली प्रेजेंट होती है रिब्स। रिब्स हो गए अपने लेटरली। अब इसमें देखेंगे अपन, यहाँ है, ये तो हो गया है लाइन डायग्राम के फॉर्म में। एक पूरा डायग्राम अगर अपन बना के देखें, स्टर्नम कैसा होता है? डैगर लाइक शेप में होता है, नीचे जाके वो थोड़ा सा ऐसे नुकीला जैसा सा हो जाता है, डैगर लाइक। ओके, ये हो गया स्टर्नम, और ये डॉर्सल साइड में होती है अपनी वर्टिब्री कॉलम।
ओके, वर्टिब्री कॉलम, इनके नेम्स लिख लेते, स्टर्नम एंड वर्टिब्री कॉलम। और यहीं पे क्या होती हैं, इसी से वर्टिब्री कॉलम से क्या होती है, अपने रिब्स अटैच्ड होती है। कितने पेयर्स है रिब्स के? 12 पेयर्स ऑफ रिब्स। तो ये इस तरह से यहाँ पे रिब्स जो होती हैं अटैच्ड होती हैं। यहाँ अपन ने 3 पेयर्स ड्रॉ कर रहे हैं क्योंकि ये इसके अकॉर्डिंग थोड़ा छोटा है। बाकी होती कितनी है, ये 12 पेयर्स ऑफ रिब्स होती है, ठीक है। और रिब्स कैसी बताइए? लेटरली बताइए। स्टर्नम कैसा है? मिड वेंट्रली। और वर्टिब्रल कॉलम डॉर्सल साइड में है। और ये जो रिब्स हैं ये क्या बना रही है? थोरेसिक केज बोलेंगे इस चीज को, या फिर रिब केज बोलेंगे। केज क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जो लंग्स है वो कहाँ प्रेजेंट दिख रहे हैं अपन को? लंग्स है इसके अंदर, ये है अंदर लंग्स। ये क्या हो गए? अंदर लंग्स हो गए, जो किसके अंदर प्रेजेंट है? इन रिब्स जैसे, केज लाइक रिब्स के अंदर। इसलिए इन्हें क्या कहा? केज कहा। थोरेसिक केज बोल दो या फिर रिब केज बोल दो। इनका फंक्शन क्या है? ये लंग्स को अपने प्रोटेक्ट करती है। कोई भी एक्सटर्नल कोई फ्रिक्शन फोर्स लगता है एकदम से, तो उससे कौन प्रोटेक्ट करेगा? पहले रिब्स प्रोटेक्ट करेंगी, ठीक है। वो पहले रिब्स के ऊपर आएगा, उसके बाद अपने लंग्स पे अफेक्ट करेगा। इसलिए इसे क्या कह दिया? थोरेसिक केज और रिब केज। एनाटॉमिकल सेटअप ऑफ लंग इज सच दैट एनी चेंज इन वॉल्यूम ऑफ thoracic cavity can be reflected in change in lung और pulmonary volumes। इस लाइन से क्या समझ रहे हैं अपन? कि इनका सेटअप ऐसा है कि अगर अपन इस पूरी, ये पूरी है क्या? ये पूरी है thoracic cavity, thoracic cavity। अगर पूरे इसके अंदर चेंज हुआ, इस पूरी की वॉल्यूम के अंदर चेंज हुआ, तो अल्टीमेटली किसकी वॉल्यूम में चेंज हुआ? लंग्स की वॉल्यूम में चेंज हुआ, ठीक है। जैसे ये क्या है, मान लो ये है चेस्ट वॉल, ठीक है। पहले अपन इसे थोड़ा छोटा बना देते ताकि समझने में इजी रहेगा। ये है अपनी चेस्ट वॉल, और ये क्या है? इसके अंदर अपने लंग्स प्रेजेंट है, ठीक है। अब अगर यही चेस्ट वॉल की वॉल्यूम में अपन इंक्रीज कर दे, ये क्या हो गई? चेस्ट वॉल की वॉल्यूम इंक्रीज हो गई। चेस्ट वॉल, यहाँ वॉल्यूम कम था और यहाँ वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, तो अल्टीमेटली लंग्स की भी जो वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। और वो किससे रही है इंक्रीज? एयर से। एयर ही जाएगी लंग्स के अंदर, तो एयर से क्या होती है? ये वॉल्यूम इंक्रीज हो जाती है। तो अगर एनाटॉमिकल सेटअप ही इनका ऐसा है कि पहले क्या हो गई? चेस्ट वॉल इंक्रीज होगी, तब जाके लंग्स के अंदर वॉल्यूम इंक्रीज होगा। तो ये अल्टीमेटली एक दूसरे से कोरिलेटेड है। इट इज रिक्वायर्ड, और ये जरूरी क्यों होता है? क्योंकि हम डायरेक्टली ऑल्टर नहीं कर सकते लंग्स का वॉल्यूम, ठीक है। डायरेक्टली हमारे पास ऐसी कोई मैकेनिज्म नहीं है कि डायरेक्ट बिना इसको इंक्रीज करे अपन लंग्स की वॉल्यूम इंक्रीज कर दें, ठीक है, क्योंकि ये इस वॉल से बाहर तो जा नहीं सकता है। तो पहले अल्टीमेटली हमें इसे इंक्रीज करना पड़ेगा, तब जाके लंग्स की वॉल अपनी इंक्रीज होगी। तो ये हो गया अपना थोरेसिक केज या फिर रिब केज, ओके। और यही क्या हो सकता है? ये तो हुआ इसका इंक्रीज का, और साइज को अगर डिक्रीज होना हो तो डिक्रीज भी हो सकता है साइज, ऐसा नहीं है सिर्फ इंक्रीज ही करेगा। अगर इसे डिक्रीज होना हो तो ये ऐसे और डिक्रीज भी हो सकता है, ठीक है। डिक्रीज करेंगे तो साइज इनका, लंग्स का भी साइज क्या हो गया? डिक्रीज हो गया।
तो यहाँ वॉल्यूम क्या हो गई, डिक्रीज, और ये हो गई अपनी चेस्ट वॉल। तो चाहे इंक्रीज करना हो या डिक्रीज करना हो, पहले क्या होगा, इनका एनाटॉमिकल सेटअप ऐसा है कि पहले चेस्ट वॉल होगी, चेस्ट वॉल के बाद में लंग्स का वॉल्यूम चेंज होगा। ठीक है, सॉरी, कंप्लीट। नेक्स्ट आते हैं अपन मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग पे। ठीक है, अभी तक अपने लोकेशन के वाइज पूरा देख लिया, लंग्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं रेस्पिरेटरी में। अब है हमारे पास रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स थे लंग्स, उनकी लोकेशन देखिए, अब इनकी मैकेनिज्म देखेंगे। मैकेनिज्म में क्या है अपने पास, मेनली टू प्रोसेसेस है। नॉर्मल ब्रीदिंग अगर अपन करते हैं तब क्या होता है, इंस्पायरेशन होगा या फिर एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन मीन्स एयर को अंदर लिया, ठीक है, और एक्सपायरेशन मीन्स एयर को आउट किया। एयर को इन करना, एकदम से अपन सांस लेंगे, तो ये कैसा है, एक्टिव प्रोसेस। और एक्सपायरेशन में क्या है, पैसिव प्रोसेस, कोई एनर्जी का यूज नहीं है, अपने आप एयर क्या है, आउट हो रही है। इसमें क्या होता है, एनर्जी चाहिए होती है मसल्स को, जिसके कारण ये क्या होता है, एक्टिव प्रोसेस होता है, और इसमें कोई एटीपी यूज्ड नहीं होती है। ठीक है, फॉर नॉर्मल एक्सेलेशन नो एटीपी इज यूज्ड, इसलिए ये पैसिव प्रोसेस है। इसमें क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्शन हुआ, इसीलिए क्या हुआ, एनर्जी लगी मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए। ये अपन लोकोमोशन एंड मूवमेंट में देखेंगे कि कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है, एनर्जी चाहिए होती है मसल्स को, और रिलैक्सेशन में एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इसलिए जब कॉन्ट्रैक्शन हुआ मसल्स का, तो एनर्जी लगी तो एक्टिव प्रोसेस। और इसमें क्या हुआ, रिलैक्सेशन हुआ, किसका, दोनों, डायफ्राम और रिलैक्सेशन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स। ब्रीदिंग में ये दोनों मसल्स काम में आती है, कौन कौन सी, एक डायफ्राम, ये रही डायफ्राम मसल्स, और ये रही एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। चाहे इंस्पायरेशन हो चाहे एक्सपायरेशन हो, दोनों में दोनों चीजें काम में आएगी। दोनों काम में आएंगी तो क्या होगा, इसमें दोनों के अंदर क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा। डायफ्राम मसल्स को ही अपन फ्रेनिक मसल्स भी बोलेंगे, और यहाँ पे डायफ्राम को फेनिक मसल्स बोला है। दोनों में क्या होगा, रिलैक्सेशन होगा, और यहाँ दोनों में क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो इंस्पायरेशन कैसा हो गया, एक्टिव, क्योंकि यहाँ कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, और एक्सपायरेशन कैसा हो गया अपना, पैसिव, क्योंकि यहाँ रिलैक्सेशन हो रहा है मसल्स का। अब जब एयर इन लानी हो और जब एयर आउट करनी हो, तो लंग्स का प्रेशर लोअर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर होना चाहिए। अब इसे कैसे समझेंगे, देखो, लोअर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अगर बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा है, ठीक है, और अंदर लंग्स के अंदर एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, कंपैरिजन में अंदर लंग्स के अंदर प्रेशर क्या है, कम है, और बाहर क्या है, प्रेशर ज्यादा। तो गैस कैसे ट्रांसफर करती है, जैसे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग। तो हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन गैस क्या है, अंदर आके डिफ्यूज होने लग जाएगी सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू। तो अगर अंदर क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कंपैरिजन में लोअर हो प्रेशर, तो एयर इन होगी, और अगर अंदर की साइड में प्रेशर हाई है तो बाहर की तरफ एयर आउट होगी। तो इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन के लिए दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसमें लोअर देन होना चाहिए और इसमें हायर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर होना चाहिए। ठीक है, अब अपन देखेंगे इंस्पायरेशन। इंस्पायरेशन में क्या है, एयर इन हो रही है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम मसल्स। तो पहले अपन डायग्राम देख लो तुम लोग, ये क्या था, स्टर्नम, और इधर क्या था, वर्टिब्रल कॉलम। स्टर्नम, वर्टिब्रल कॉलम, बीच में क्या है अपने पास, रिब्स। ठीक है, और यहाँ था डायफ्राम, और ये हो गई अपनी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, ये रिब्स के बीच में प्रेजेंट होती है, इन्हें कहेंगे एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। और ये है डायफ्राम। तो इंस्पायरेशन में क्या था, दोनों के अंदर क्या हो रहा था, कॉन्ट्रैक्शन,
जब डायफ्राम का कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ये कैसा दिखेगा, ये है इसका रिलैक्स्ड पोजीशन, और कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ये ऐसा हो जाएगा, थोड़ा सा स्ट्रेट हो जाएगा। ये है इसका रिलैक्स्ड स्टेट, and this one contracted state. और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स में भी क्या होगा, अपने पास से कॉन्ट्रैक्शन होगा। जब इनमें कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ये कौन सी एक्सिस हुई, ये होगी अपने पास में वेंट्रल और ये डॉर्सल। वेंट्रल और डॉर्सल के लिए डॉर्सोवेंट्रल एक्सिस। तो डॉर्सोवेंट्रल एक्सिस में कौन कॉन्ट्रैक्शन कराएगा, एक एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। और ये कौन सी एक्सिस हुई, एंटीरियर एंड एंटीरो पोस्टीरियर एक्सिस। इसमें कौन कॉन्ट्रैक्शन कराएगा, डायफ्राम। यहाँ कराएगा डायफ्राम और इधर कराएगा वेंट्रल डॉर्सोवेंट्रल एक्सिस में एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। और ये दोनों में कॉन्ट्रैक्शन करा के इंक्रीज कर देंगे थोरेसिक वॉल्यूम को। थोरेसिक वॉल्यूम को अल्टीमेटली किसको, लंग्स की वॉल्यूम को ये क्या कर देंगे, एंड अल्टीमेटली वॉल्यूम ऑफ लंग्स। इसी तरह से लंग्स की वॉल्यूम को भी ये क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे। पहले एंटीरो पोस्टीरियर एक्सिस में, उसके बाद इनमें कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो ये डॉर्सोवेंट्रल एक्सिस में इंक्रीज कर देंगे। इंक्रीज पल्मोनरी वॉल्यूम लीड्स टू डिक्रीज इन प्रेशर। अगर वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज। कौन सा लॉ होता है, बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग जब प्रेशर और वॉल्यूम क्या होते हैं, एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं। अगर प्रेशर इंक्रीज होगा तो वॉल्यूम डिक्रीज, और अगर वॉल्यूम को इंक्रीज कर दिया तो प्रेशर डिक्रीज। तो यहाँ अपन ने क्या किया, वॉल्यूम को इंक्रीज कर दिया, और इंक्रीज करने से प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज। कौन सा प्रेशर, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर। इंट्रा पल्मोनरी मीन्स इनसाइड द लंग्स, का मतलब है जो लंग्स के अंदर का प्रेशर है, इनसाइड लंग्स, वो प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और डिक्रीज होने की वजह से इसे क्या कह देते हैं अपन, नेगेटिव प्रेशर लंग्स। ठीक है। फॉर इंस्पिरेशन प्रेशर विद इन लंग्स मस्ट बी लेस देन एटमोस्फेरिक प्रेशर। ये लाइन अपन यहाँ देख चुके हैं कि लोअर देन एटमोस्फेरिक प्रेशर होना चाहिए या फिर लेस देन एटमोस्फेरिक प्रेशर होना चाहिए। इसे अपन क्या कहते हैं, नेगेटिव प्रेशर लंग्स। और ऐसा होने से क्या होगा कि बाहर प्रेशर ज़्यादा है गैस का, वो अंदर आ जाएगी, हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन मूव कर जाएगी। ठीक है, इतना समझ आया। अब अपन देखेंगे कि ये प्रेशर और वॉल्यूम से कैसे इसे डिफाइन कर रहे हैं कि कैसे गैस अंदर आ रही है। ठीक है, जैसे मान लो ये क्या है, ये है लंग्स और ये है चेस्ट वॉल। पहले ये हो गई चेस्ट वॉल, और ये बाद में जब वॉल्यूम क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, तब चेस्ट वॉल। ओके। अब यहाँ क्या करेंगे अपन, लंग्स का साइज यहाँ है पहले ये, और बाद में लंग्स का साइज क्या हो गया, वॉल्यूम क्या हो गया अपने पास में, इंक्रीज हो गया। अब अपन मानेंगे बाहर कितना होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 760 mm ऑफ Hg। और यहाँ क्या है, मान लो अपने पास में यहाँ पे कुछ था और यहाँ क्या हो गया, मान लो 758 mm ऑफ Hg। यहाँ प्रेशर वॉल्यूम के इंक्रीज होने से क्या हो गया, डिक्रीज हो गया।
क्योंकि यहाँ वॉल्यूम क्या हुई है, इंक्रीज, और प्रेशर हो गया है डिक्रीज। यहाँ वॉल्यूम क्या थी, डिक्रीज, और प्रेशर था इंक्रीज। जैसे ही वॉल्यूम में चेंज हुआ वैसे ही प्रेशर में चेंज होगा, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कंपैरिजन में वो प्रेशर क्या है अपने पास में, लोअर। तो लोअर की वजह से यहाँ से क्या होगा, गैस इधर ट्रांसफर कर जाएगी। ओके, तो ये सिंपल मैकेनिज्म होता है नॉर्मल ब्रीथिंग का। यहाँ तक क्लियर है। अब अपन देखेंगे आगे का। इन ह्यूमंस नेगेटिव प्रेशर इन लंग्स, ठीक है। और फ्रॉग्स से अगर अपन ने पहले फ्रॉग पढ़ लिया है तो अपन फ्रॉग से थोड़ा सा कंपैरिजन करते हुए चले तो फ्रॉग्स में क्या था, ये पॉजिटिव प्रेशर लंग्स हुआ करता था, और ह्यूमंस में लंग्स का प्रेशर कैसा है, नेगेटिव प्रेशर लंग्स अपन ने इसको माना है, ये नेगेटिव लिखा हुआ है, ठीक है, नेगेटिव प्रेशर लंग्स। ड्यूरिंग इनहेलेशन द प्रेशर विद इन लंग मस्ट बी लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, सेम लाइन है। और फ्रॉग्स में क्या था कि वो एक टाइम पे फीड एंड ब्रीथ दोनों चीज नहीं कर पा रहे थे, ठीक है, सॉरी। ह्यूमंस क्या करते हैं, एक ही टाइम पे फीड एंड ब्रीथ दोनों कर सकते हैं, अपन खाना खाते हुए भी सांस लेते हैं, ठीक है। इसलिए इनमें क्या होता है, नेगेटिव प्रेशर लंग, और फ्रॉग्स में क्या था, पॉजिटिव प्रेशर इन लंग्स। वो एक टाइम पे दोनों चीज नहीं कर सकते थे। उसका कारण क्या था, क्योंकि फ्रॉग्स में बकल कैविटी जो थी वो कहाँ यूज कर रही थी, लंग्स के साथ रेस्पिरेशन करने में बकल कैविटी का भी मेजर रोल था, और यहाँ बकल कैविटी का कोई रोल नहीं है रेस्पिरेशन में, यहाँ सिर्फ लंग्स का है। अब है एक, वी कंपेयर आवर लंग्स विद अ सिरिंज। अगर अपन को अभी भी प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन ढंग से समझना है तो अपन इसे एक सिरिंज के साथ में कंपेयर कर सकते हैं। जैसे ये मान लो अपनी सिरिंज है, ठीक है। अभी तक यहाँ से क्या लग रहा है, यहाँ से प्रेशर बहुत ज्यादा इस पे लगाया हुआ है और इसे एकदम क्लोज किया हुआ है, प्रेशर ज्यादा लग रहा है और इसे सिरिंज इज क्लोज्ड, सिरिंज क्लोज्ड है। अभी इसके अंदर एयर या फिर वाटर, कुछ भी लिक्विड या एयर आने की या गैस आने की अभी स्पेस नहीं है, यानी यहाँ वॉल्यूम इज नॉट अवेलेबल, ठीक है, यह वैकेंट वॉल्यूम इज नॉट अवेलेबल। लेकिन जैसे ही क्या करेंगे अपन, यहाँ से प्रेशर रिलीज करेंगे और इसे नीचे की तरफ लेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, वॉल्यूम में इंक्रीज होगा। इधर देखो इसको, यहाँ क्या है, ये सिरिंज है, यहाँ से ये जो नीचे वाला है इसे अपन नीचे लेके आ गए, ठीक है। और यहाँ क्या हो गया, यहाँ प्रेशर अपन ने रिलीज कर दिया, प्रेशर कम कर दिया, और यहाँ वॉल्यूम इज अवेलेबल, वॉल्यूम क्या हो गई, अवेलेबल हो गई किसी भी गैस के लिए या फिर लिक्विड के लिए। तो यहाँ से भी हमें क्या समझ में आ रहा है, ऐसे ही हमारे लंग्स के साथ है, जब तक प्रेशर ज्यादा लगा के रखते हैं वॉल्यूम नहीं होता है, और जैसे ही अपन ने प्रेशर कम कर लिया वैसे ही वॉल्यूम मिल गया तो एयर या गैसेस का एक्सचेंज होना इजीली स्टार्ट हो जाएगा। इससे भी हमें बॉयल्स लॉ क्या हो गया, एक्सप्लेन हो गया। तो ये एक बेस्ट एग्जांपल है सिरिंज का लंग्स के साथ कंपेयर करने के लिए कि प्रेशर और वॉल्यूम में कैसे अपन पता लगा सकते हैं। अब ये सारे पॉइंट्स पढ़े हुए हैं, इन्हें एक बार देख लो। नॉर्मल क्वाइट ब्रीदिंग के लिए, नॉर्मल ब्रीदिंग में क्या है अपने पास, इंस्पिरेशन में एयर इन है, एक्सहेलेशन में एयर आउट है। एक्सहेलेशन बोल लो या एक्सपायरेशन बोल लो, इंस्पिरेशन बोल लो या फिर इनहेलेशन बोल लो, दोनों सेम टर्म्स है। इंस्पिरेशन में डायफ्राम मसल्स और एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स दोनों का क्या होना है, कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्टेड। यहाँ दोनों मसल्स रिलैक्स्ड, ठीक है। यहाँ इंट्रापल्मोनरी प्रेशर डिक्रीज होगा और यहाँ इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इंक्रीज होगा। प्रेशर डिक्रीज होगा तभी एयर इन आएगी और जब डिक्रीज होगा तो एयर बाहर जाएगी। ये है एक्टिव प्रोसेस और ये है पैसिव प्रोसेस, ठीक है। और डायफ्राम मसल्स का दूसरा नाम फ्रेनिक मसल्स,
ठीक है, एग्जाम में ऐसे बहुत कंफ्यूज करते हैं, डायरेक्ट डायफ्राम ना बोल के फेनिक मसल्स बोल देंगे। तो यहाँ तक आपको क्लियर है? यहाँ तक बात थी अपनी एक नॉर्मल ब्रीदिंग की। अब है अपने पास में फोर्स्ड ब्रीदिंग। फोर्स्ड इनहेलेशन हो या फिर एक्सहेलेशन हो, दोनों ही एक्टिव प्रोसेस हो जाएंगे। यहाँ क्या थे, एक्सहेलेशन क्या था, अपना पैसिव प्रोसेस था। लेकिन यहाँ पे अगर फोर्सफुली अपन एक्सहेलेशन करना चाहे, जैसे बलून में अपन एयर फिल करते हैं, फोर्सफुली बाहर एयर निकालते हैं अपने, तो वो कैसा प्रोसेस है, एक्टिव प्रोसेस है। तो बोथ फोर्स्ड इनहेलेशन, ये है इनहेलेशन, और एक्सहेलेशन इन्वॉल्व एक्स्ट्रा सेट ऑफ मसल्स। एक्टिव प्रोसेस में क्या था, मसल्स चाहिए थी जो कॉन्ट्रैक्ट हो। अब जब दोनों ही क्या है, यहाँ पे एक्टिव प्रोसेस है, तो दोनों में ही एक्स्ट्रा सेट ऑफ मसल्स हमें चाहिए होंगी। अब वो मसल्स कौन सी हैं देख लो एक बार। ये है स्टर्नम, ये हो गया अपना वर्टिब्रल कॉलम, बीच में थी ये रिब्स, और यहाँ रिब्स के बीच में अपने पास थी इंटरकोस्टल मसल्स। कौन सी, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। ये थी अपनी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। ये कब कॉन्ट्रैक्ट हो रही थी, नॉर्मल इनहेलेशन में ये कॉन्ट्रैक्ट हो रही थी। नॉर्मल इनहेलेशन बोल लो, या फिर अगर फोर्स्ड इनहेलेशन होगा तो ये तब भी कॉन्ट्रैक्ट होंगी, फोर्स्ड इनहेलेशन। अब यहाँ पे क्या होता है, एक सेट ऑफ मसल्स एक्स्ट्रा आ जाती है, वो दूसरी अपोजिट साइड में उनकी डायरेक्शन होती है एक्सटर्नल वाली के कंपेयर में। तो ये क्या हो गई, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। ये कब कॉन्ट्रैक्ट होंगी, कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरिंग फोर्स्ड एक्सहेलेशन ओनली। जब फोर्स्ड एक्सहेलेशन करेंगे उस टाइम ये सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट होंगी, बाकी टाइम ये अपने नॉर्मल पोजीशन में रहती है। और ये भी क्या होंगी, यहाँ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, यहाँ पढ़ लो, फोर्स्ड एक्सहेलेशन में इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्टेड। ठीक है, जब फोर्स्ड एक्सहेलेशन कर रहे हैं तब इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स क्या होंगी, अपनी कॉन्ट्रैक्ट होंगी। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कब कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, ड्यूरिंग या तो फोर्स्ड हो या फिर नॉर्मल इनहेलेशन। ये तो नॉर्मल में भी हो रही थी, यहाँ पे एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्टेड इन नॉर्मल इंस्पिरेशन, और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्टेड ड्यूरिंग फोर्स्ड एक्सहेलेशन ओनली। ये वाली लाइन और ये सेम है, ये सिर्फ फोर्स्ड एक्सहेलेशन के टाइम पे ही कॉन्ट्रैक्ट होगा। और नीचे क्या होता है, यहाँ जो डायफ्राम था इसके नीचे थी अपने पास में एब्डोमेन, जहां मिलेंगी अपन को एब्डोमिनल मसल्स। एब्डोमिनल मसल्स, तो ये एब्डोमिनल मसल्स कब कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, ये कोऑर्डिनेट कर रही हैं ड्यूरिंग फोर्स एक्सहेलेशन एंड इनहेलेशन। यानी एब्डोमिनल मसल्स का भी काम कब आया है, जब फोर्स्ड ब्रीदिंग हो रही है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि फोर्स्ड ब्रीदिंग में कौन सी नई चीजें आई, दो नई चीज आई है, एक है इंटरनल इंटरकोस्टल मसल और दूसरी है एब्डोमिनल मसल्स। ये दोनों नई चीज आई, ये दोनों सिर्फ और सिर्फ फोर्स्ड इनहेलेशन एक्सहेलेशन के टाइम पे काम में आ रही है। जिसमें से भी इंटरनल वाली कब काम आ रही है, सिर्फ और सिर्फ एक्सहेलेशन में, और एब्डोमिनल दोनों टाइम एक्सहेलेशन एंड इनहेलेशन के टाइम पे कोऑर्डिनेट कर रही है मसल्स को। ठीक है, तो यहाँ तक अपना ब्रीदिंग का मैकेनिज्म कंप्लीट होता है। आगे का पार्ट है वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटी, जो अपन नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू।